जी, नमस्कार दोस्तों, क्या नाम है आपका स्वागत है और हम लोग तैयारी कर रहे हैं ईएमआरएस एग्जामिनेशन की और इसी की कड़ी में हम लोग करंट अफेयर्स की स्टडी करते हैं जिसमें हम लोग एजुकेशनल करंट अफेयर्स को भी शामिल करते हैं। इससे पहले हम लोगों ने 28 पार्ट देख लिए हैं और आज का ये वीडियो 29वां पार्ट है करंट अफेयर्स का। तो चलिए शुरुआत करते हैं। ये हर पोस्ट के लिए ईएमआरएस के जितने पोस्ट दिए हैं सब में जो है जनरल अवेयरनेस के अंतर्गत करंट अफेयर्स दिया गया और उस पर लिख दिया गया है कि इम्फेसिस दिया जाएगा एजुकेशनल फील्ड पे। तो हम लोग भी उसी के हिसाब से आगे बढ़ते हैं। करंट अफेयर्स तो देखेंगे ही देखेंगे, उसके साथ ही जो एजुकेशन फील्ड के रिलेटेड करंट अफेयर्स हैं उनकी भी स्टडी हम लोग करते हुए चलेंगे। तो चलिए शुरुआत करते हैं पहले क्वेश्चन से। पहला क्वेश्चन बायोस्फीयर रिजर्व से रिलेटेड है। इंटरनेशनल डे ऑफ बायोस्फीयर रिजर्व कब मनाया जाता है? इसी के क्वेश्चन में ही सारा कुछ बता दिया गया है कि बायोस्फीयर रिजर्व होते क्या हैं। प्रकृति यानी नेचर की और संस्कृति के बीच संतुलन को संरक्षित करने और उसके महत्व के प्रति जागरूकता बढ़ाने के लिए बायोस्फीयर रिजर्व के लिए अंतर्राष्ट्रीय दिवस यानी इंटरनेशनल डे फॉर बायोस्फीयर रिजर्व कब मनाया जाता है? 1 नवंबर को, 2 नवंबर को, 3 नवंबर को, 4 नवंबर को। तो यहाँ पे आपके ऑप्शन दिए गए हैं। वैसे मनाया जाता है, किस लिए मनाया जाता है? बायोस्फीयर रिजर्व के लिए जागरूकता। यहाँ पे लिखा ना, प्रकृति और संस्कृति के बीच संतुलन को संरक्षित करने के लिए और इसके महत्व के प्रति जागरूकता बढ़ाने के लिए इंटरनेशनल डे फॉर बायोस्फीयर रिजर्व हर साल मनाया जाता है। कब? चलिए ठीक है, 3 नवंबर को मनाया जाता है। मैं बता देता हूँ, इसका आंसर है 3 नवंबर। 3 नवंबर को जो है अंतर्राष्ट्रीय या इंटरनेशनल डे फॉर बायोस्फीयर रिजर्व मनाया जाता है। पूरे विश्व में मनाया जाता है। यूनाइटेड नेशंस इसकी घोषणा कर चुकी है, वही मनाती है। पूरे देश में इसको सेलिब्रेट किया जाता है। अब बात आती है कि बायोस्फीयर रिजर्व्स होते क्या हैं। अब अगर संख्या के हिसाब से बताएं तो भारत में अब तक 18 बायोस्फीयर रिजर्व्स बनाए जा चुके हैं। एक बायोस्फीयर रिजर्व जो आप सभी ने सुना होगा वो है एक सुंदरबन। सुंदरबन बायोस्फीयर रिजर्व ये स्थित है आपका वेस्ट बंगाल में स्थित है, जहाँ गंगा जाके उतरती है, जहाँ सुंदरी नामक ट्री पाई जाती है, वो वाला क्षेत्र है जहाँ पे जो है गंगा का डेल्टा बड़ा सा बनता है। तो सुंदरबन का जो क्षेत्र है इसी में जो है मैन ईटर टाइगर्स भी पाए जाते हैं। सुंदरबन का जो बंगाल टाइगर जिसको आप लोग जानते हैं, इसी बायोस्फीयर रिजर्व में, सुंदरबन बायोस्फीयर रिजर्व में पाया जाता है। ये वेस्ट बंगाल में स्थित है। एक और इसी तरह से आप लोगों ने सुना होगा नीलगिरी। नीलगिरी नीलगिरी बायोस्फीयर रिजर्व है। ये बड़ा सा होता है, जो पश्चिमी घाट है वो पूरा केरल, तमिलनाडु और कर्नाटक के कई सारे जो है ये तीन राज्यों में ये पूरा फैला हुआ है। तो बायोस्फीयर रिजर्व इस तरह से इंडिया में कुल 18 बायोस्फीयर रिजर्व बनाए जा चुके हैं। और इसको एक लिस्ट एक बार आप लोग याद कर लीजिएगा कि कौन सा बायोस्फीयर रिजर्व कहाँ पे स्थित है, क्योंकि पूछा जाता है बायोस्फीयर रिजर्व से क्वेश्चंस आते हैं। तो बायोस्फीयर रिजर्व तो हो गया। बायोस्फीयर रिजर्व का सबसे चीज़ होता है, देखो, जो जंगल हैं और जंगली जानवरों के संरक्षण के लिए जो होता है प्रोटेक्टेड यानी संरक्षित क्षेत्र बनाए जाते हैं, सरकार की तरफ से बनाए जाते हैं, जिसमें उस पूरे जंगल, पूरे इकोसिस्टम का, पूरे जंगल का, जंगल में रहने वाले सभी जीव का संरक्षण किया जाता है। उस पर शिकार पे प्रतिबंध होता है, लोगों के आवागमन पे प्रतिबंध होता है, कुछ एक्टिविटीज उसमें अलाउ होती हैं, कुछ नहीं होती हैं। तो एक छोटा छोटा आप लोग इसको जान लीजिए। एक होता है नेशनल पार्क, सबसे ऊपर अगर देखोगे तो आपका सबसे ऊपर आ जाएगा बायोस्फीयर रिजर्व। बायोस्फीयर रिजर्व, ठीक है। बायोस्फीयर रिजर्व जो होता है सबसे बड़ा क्षेत्र होता है। कहीं कहीं पे 2 या 2 से अधिक नेशनल पार्क आपस में मिला के बायोस्फीयर रिजर्व बनाए जाते हैं। बायोस्फीयर रिजर्व का कॉन्सेप्ट ये है कि बहुत बड़ा सा जो होता है जंगली क्षेत्र होगा, वन क्षेत्र होगा, उसमें एक कोर क्षेत्र होता है। इसको अगर बायोस्फीयर रिजर्व को बांटोगे तो एक कोर क्षेत्र होता है, उसके बाहर का क्षेत्र बफर जोन होता है और उसके बाहर का जो सबसे आउटर जोन होता है उसको कहते हैं ट्रांजिशन जोन। कोर जोन में आप कुछ नहीं कर सकते, कोई नहीं जा सकता, सबकी प्रतिबंध होता है। वैसे पर्यटन वाले लोग घूमने जाते हैं बायोस्फीयर, आप नीलगिरी घूमना चाहते हो जाइए घूमिए, सुंदरबन घूमना चाहते हैं घूमिए, लेकिन यहाँ कोर में किसी की एंट्री नहीं होती। कोई भी हो, किसी की एंट्री कोर में कोई एक्टिविटी होती ही नहीं होती है। इसी तरह बफर जोन, बफर जोन में क्या होता है कि थोड़ी बहुत रिसर्च करने के लिए अलाउ होता है, साइंटिस्ट को जाने के अलाउ होता है, रिसर्च करने के लिए अलाउ होता है, लेकिन आम लोगों की उसमें एंट्री या किसी तरह के शिकार, वन काटना, जंगल काटना या लकड़ी काटना, फल इकट्ठा करना, शहद इकट्ठा करना, ये सब कुछ सब इसमें जो होता है बैन होता है। ट्रांजिशन में जो होता है यहाँ पे अलाउ होता है। यहाँ पे जो वहाँ के बासिंदे होते हैं, जो वहाँ के रहने वाले आदिवासी लोग होते हैं, उनके लिए जो होता है अलाउ होता है। वहाँ पे वो खेती कर सकते हैं, वन से लकड़ियाँ इकट्ठा कर सकते हैं, जो वन के जो प्रोडक्ट होते हैं, शहद इकट्ठा करना। तो ये सारा का सारा पर्यटन वर्यटन का काम इसी ट्रांजिशन जोन में होता है, बाकी और कहीं नहीं होता। तो ये बायोस्फीयर रिजर्व हो गया। उसके बाद आप लोगों का नेशनल पार्क आता है। नेशनल पार्क का नाम आप लोगों ने सुना होता है, नेशनल पार्क है। इसको जो है
केंद्र सरकार द्वारा इसको बनाया जाता है, केंद्र सरकार इसको पैसा देती है, उसको प्रोटेक्ट करती है, नियुक्ति करती है, तो सारा कुछ इसमें जितना रख रखाव आता है वो केंद्र सरकार के द्वारा किया जाता है, मोटा मोटा किया जाता है। उसके बाद फिर आ जाता है सेंचुरीज का, आप लोगों ने नाम सुना होगा। सेंचुरीज हिंदी में इसको अभयारण्य कहते हैं। अभयारण्य जो होता है वो छोटा क्षेत्र होता है, वो कभी कभी किसी विशेष एक जीव के लिए या दो जीवों के प्रोटेक्शन के लिए बनाया जाता है। किसी कभी कहीं पे एलिफेंट है तो उसके प्रोटेक्शन के लिए, कहीं पे बाघ है तो उसके लिए अभयारण्य बना दिए जाते हैं। तो इस तरह से छोटा एरिया होता है और ये ज़्यादातर जो है राज्य सरकार बनाती है और राज्य सरकार ही उसको अपना देखभाल, जो पैसा खर्चा आता है सारा कुछ वहन करती है राज्य सरकार। उसके बाद फिर आपका जो होता है वेटलैंड भी होते हैं। वेटलैंड जो होते हैं वो दलदली वाले क्षेत्र होते हैं, उनका प्रोटेक्शन अलग से वो रामसर संधि के तहत किया जाता है। तो इस तरह से ये सारा का सारा, ये सारे के सारे क्या होते हैं, प्रोटेक्टेड लैंड है। ये इसलिए बनाए जाते हैं कि उसमें जितने भी जो है जंगली जीव हैं, वन हैं, उन सब का संरक्षण हो, उनका जो है हैबिटाट, जंगल, वो सब नष्ट ना होने पाए, क्योंकि प्रकृति के संतुलन को बनाए रखने के लिए इन सारी चीज़ों की ज़रूरत पड़ती है। बहरहाल ठीक है, हम लोग जो है बायोस्फीयर रिजर्व डे, इंटरनेशनल डे फॉर बायोस्फीयर रिजर्व की बात कर रहे थे। वो मनाया जाता है 3 नवंबर को। इसके साथ ही एक आप लोगों ने यूनेस्को जो है वो भी जो है बायोस्फीयर रिजर्व को जो होती है वो अपनी सूची में शामिल करती है। यूनेस्को जो है बायोस्फीयर रिजर्व की सूची में शामिल करती है। यूनेस्को एक कार्यक्रम चला रही है बायोस्फीयर रिजर्व को लेके, उसका नाम है मैब, मैन एंड बायोस्फीयर रिजर्व प्रोग्राम करके चलाती है। इनका ये कहना है कि बायोस्फीयर रिजर्व क्योंकि बड़ा सा जो होता है वन क्षेत्र होता है, वहाँ पे बहुत सारे जो होते हैं ट्राइबल्स पाए जाते हैं, बहुत सारे आदिवासी लोग वहाँ पे रहते हैं, बहुत समय से रह रहे हैं, प्राचीन काल से रह रहे हैं। तो उन लोगों का संरक्षण करना भी इस बायोस्फीयर रिजर्व के जो अथॉरिटी होती हैं, जो अधिकारी होते हैं, उनका काम है। उनको लेके चलना। ऐसा नहीं है कि जो होता है जो लोग वहाँ रह रहे हैं उनको बाहर आप कर दीजिए। बायोस्फीयर रिजर्व में भी ये साफ साफ लिखा हुआ है कि जो वहाँ पे नेटिव ट्राइबल्स हैं, जो आदिवासी लोग वहाँ से रह रहे हैं, सदियों से रह रहे हैं, आप उनको वहाँ से हटाओगे नहीं, वो वहाँ पे रहेंगे, अपना काम करेंगे, आप उनके साथ रहिए, उनसे मिलके जो है बायोस्फीयर जो बनाया गया है, जो संरक्षण करना वो करिए। तो ये सारा का सारा यूनेस्को और इसका हो गया। हमें ज़्यादा कुछ इसमें जो जानना था कि वो है इंटरनेशनल डे ऑफ बायोस्फीयर रिजर्व कब मनाया जाता है, वो कब मनाया जाता है, 3 नवंबर को मनाया जाता है। फिर आ जाइए एक दूसरा क्वेश्चन है कि अंतर्राष्ट्रीय जनजातीय महोत्सव, नेशनल राष्ट्रीय जनजातीय महोत्सव यानी नेशनल ट्राइबल फेस्टिवल, जिसका नाम आदि महोत्सव कर दिया गया है, का आयोजन हाल ही में किस शहर में किया गया। ये क्वेश्चन इसलिए हम लोगों के लिए इंपॉर्टेंट हो जाता है कि हम लोग जो है ईएमआरएस के बारे में पढ़ रहे हैं, एकलव्य मॉडल रेजिडेंशियल स्कूल के बारे में पढ़ रहे हैं। ये भी जो है ट्राइबल स्टूडेंट्स के लिए एक तरह का आवासीय विद्यालय है, और इसको भी जो है ट्राइबल अफेयर मिनिस्ट्री जो होते हैं, जो आदिवासी मंत्रालय है, उसी को देखती है। और ये महोत्सव भी ट्राइबल से जुड़ा हुआ है, आदिवासियों जनजातियों से जुड़ा हुआ महोत्सव है, फेस्टिवल है। इसका आयोजन इस साल जो है जमशेदपुर में किया गया है, जमशेदपुर झारखंड में इसका आयोजन किया गया। फिर आ जाइए कि तीसरा क्वेश्चन है कि देश भर में चुनावी साक्षरता, इलेक्शन लिटरेसी के लिए उसमें गति लाने के लिए मतदान में 100% भागीदारी के लिए चुनाव आयोग ने हाल ही में किस मंत्रालय के साथ एक समझौता किया है। देश में जो था हम सभी जानते हैं कि चुनावों का देश है, लोकतांत्रिक देश है। 3 तरह की सरकारें यहाँ पे चुनी जाती है। एक तो जो होता है आपकी लोकल बॉडी की, प्रधानी की और नगर पालिका के चुनाव होते हैं। उसके बाद फिर राज्य का अपना विधायकी का चुनाव होता है। फिर जो होता है केंद्र के लिए संसदीय का चुनाव होता है। तो इस तरह से चुनाव हमेशा होते रहते हैं। अभी तो ये चल रहा है कि जो है, और सारा कुछ जो देती है देश में जितने भी बड़े केंद्रीय चुनाव होते हैं उस सबको देखती है इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया, इलेक्शन कमीशन ऑफ ईसीआई, इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया, जो भारत का निर्वाचन आयोग है, वो सारा का सारा चुनाव देखती है। जो राष्ट्रीय स्तर पर जितने भी चुनाव होते हैं ईसीआई ही देखती है। राज्य स्तर पे होती है तो राज्य स्तर पे भी चुनाव आयोग बनाए गए हो जो राज्य के चुनाव देखते हैं। तो ईसीआई जो होती है, इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया जो होती है, वो देश में चुनावी साक्षरता को बढ़ाने के लिए और चुनाव में सारे लोग अपना 100% वोटिंग करें, मतदान करें, उसके लिए एक मंत्रालय के साथ समझौता किया। वो कौन सा मंत्रालय है? महिला एवं बाल विकास मंत्रालय, शिक्षा मंत्रालय, कौशल विकास एवं उद्यमिता मंत्रालय या सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता मंत्रालय। तो ये जो समझौता इन्होंने किया है, ईसीआई वालों ने, इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया ने समझौता किया शिक्षा मंत्रालय के साथ। ये इन्होंने कहा शिक्षा मंत्रालय के साथ समझौता किया। वो कहा है कि 6 से लेकर 12 तक के सिलेबस में आप लोग जो है इसको चुनावी साक्षरता को जो है आप इसमें शामिल कर लीजिए। बच्चों को शुरू से ही बताना चले, जैसे 12 तक जाता है, फिर आदमी भी जो है बीए बीएससी करता है, उसके बाद उसकी वोटिंग 18 साल पूरी हो जाती है और वोटर आईडी में उसका नाम आ जाता है, वोटर लिस्ट में।
तो कहते हैं कि उसी में जो है बच्चे को जो है 6 से लेकर 12 तक के जो भी बच्चे हों उनके सिलेबस में शामिल कर लिया जाए। तो इसलिए जो होता है चुनाव आयोग ने जो होता है शिक्षा मंत्रालय के साथ समझौता किया है कि चुनावी लिटरेसी को बढ़ाया जाए और जो चुनाव में भागीदारी होती है उसको 100% किया जाए। इसलिए जो है इन्होंने शिक्षा मंत्रालय के साथ ये समझौता ज्ञापन किया है। फिर चलिए चौथा क्वेश्चन है कि समाचार सुर्खियों में खासा चर्चित रहा द ब्लैचली घोषणा पत्र, यानी द ब्लैचली डिक्लेरेशन, जिस पर भारत ने भी हस्ताक्षर किया है, निम्नलिखित में से किस क्षेत्र से संबंधित है। ये तो करंट अफेयर है ही है। ये आप लोगों के आईसीटी यानी कंप्यूटर वाले पेपर के लिए भी जरूरी है। द बैचली घोषणा पत्र जो है ये आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस से जुड़ा हुआ है, आर्टिफिशियल सेफ्टी से जुड़ा हुआ है, साइबर वार सिक्योरिटी से जुड़ा हुआ है, ऑनलाइन फ्रॉड प्रिवेंशन से जुड़ा हुआ है या हैकिंग प्रिवेंशन से जुड़ा हुआ। ये जो बैचली घोषणा पत्र है ये आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की सुरक्षा से जुड़ा हुआ एक घोषणा पत्र है। अभी हाल ही में जो होता है अंतर्राष्ट्रीय एआई सुरक्षा समिति का आयोजन जो है ब्रिटेन में किया गया था। ये जो बैचली है ये एक बैचली पार्क है। ये एक पार्क है, कहाँ पे? ब्रिटेन में स्थित है, यूके में स्थित है, ब्रिटेन में स्थित है। यूके के पीएम को आप जानते होंगे, यूके के यूनाइटेड किंगडम के पीएम कौन है? अपने ही इंडिया के रहने वाले, वहाँ जाके बस गए थे। कई बार आते हैं यहाँ पे, कई बार आए हैं, ताजमहल घूमे और कई मंदिरों में जाके पूजा वूजा किए थे। तो उनका नाम है ऋषि सुनाक। तो ऋषि सुनाक वहाँ के पीएम हैं और उन्हीं ने जो है इसके जो वहाँ पे जो है इस कार्यक्रम को आयोजन किया था जिसका नाम था कि अंतर्राष्ट्रीय एआई मतलब आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस सुरक्षा समिति। और 1 से लेकर 2 नवंबर पर यहीं इसी पार्क में, बैचली पार्क में इसका आयोजन किया गया था। तो इसी पार्क में ये डिक्लेरेशन आया था, ये घोषणा पत्र आई थी जो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस पे जुड़ा हुआ है। कई सारे देशों ने इस पे जो है साइन किया है, इसको माना है। इंडिया भी उसमें से एक है जिस पे भारत ने भी उस पर हस्ताक्षर किए हैं। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस हम सभी जानते हैं कितनी बुद्धिमत्ता वाली चीज़ें हैं। होती बुद्धि उनकी इंसानों जैसी, लेकिन होते मशीन हैं, कंप्यूटर्स हैं। आप जो है उठा के देख लीजिए, सब में अब आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस यूज हो रहा है, मोबाइल्स में यूज हो रहे हैं, सब में चल रहा है। तो सुरक्षा से रिलेटेड भी एक तरह से जो है ये चीज़ इसके लिए जो है कि हमें भविष्य में क्या सुरक्षा उपाय करने पड़ेंगे, क्योंकि अच्छे काम में यूज हो रहा है तो ठीक है, लेकिन अगर किसी गलत आदमी के द्वारा, हैकर के द्वारा भी इसका यूज किया जा रहा है, आतंकवादी भी अब एआई यूज कर रहे हैं, बाकी लोग भी और जो जितने फ्रॉड करने वाले हों वो भी आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस यूज कर रहे हैं। तो सुरक्षा को बढ़ावा देने के लिए इस समिति में एआई आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की सेफ्टी से जुड़ा हुआ ये घोषणा पत्र है जिस पे इंडिया ने साइन किया। फिर चलिए हम लोग जो होता है अगला क्वेश्चन देखते हैं कि श्री सोमनाथ ट्रस्ट जिसको शॉर्ट में एसएसटी कहते हैं कि अध्यक्ष के रूप में 5 वर्ष के कार्यकाल के लिए निम्नलिखित में से किससे चुना गया? अमित शाह, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, योगी आदित्यनाथ या नितिन गडकरी? तो इसमें से राइट आंसर हो गया प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को। ये ट्रस्ट है जो सोमनाथ मंदिर, जो गुजरात का सोमनाथ मंदिर है, सोमनाथ मंदिर का मालिक यही है, यही ट्रस्ट है, यही मंदिर है। तो सोमनाथ मंदिर, ये मंदिर कई बार जो है विदेशियों द्वारा, कुछ आक्रांता थे उनके द्वारा कई बार तोड़ा गया, फिर बनाया गया, फिर तोड़ा गया। तो मंदिर अब काफ़ी अच्छी मंदिर बन गया है। सोमनाथ का जो ये मंदिर है, इस मंदिर का पूरा रखरखाव करती है ये श्री सोमनाथ ट्रस्ट। इसके अध्यक्ष अभी तक 1 साल के लिए इसका अध्यक्ष बनाया जाता था। अब इसमें इन्होंने संशोधन करके 5 साल के लिए अध्यक्ष चुना लिया है और चुने गए हैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी। अब ये 5 साल के लिए इस ट्रस्ट के अध्यक्ष रहेंगे, चेयरमैन रहेंगे। फिर आ जाइए आप 6वें क्वेश्चन की, भारतीय नौसेना ने हाल ही में स्वदेशी बूस्टर के साथ निम्नलिखित में से किस मिसाइल के साथ एंटी शिप वर्जन का सफल परीक्षण कर आत्मनिर्भरता प्राप्त की? तो ये कौन सा मिसाइल था? ब्राह्मोस, अग्नि, पृथ्वी या प्रहार? तो ये जो स्वदेशी बूस्टर जैसी मिसाइल होती है, मिसाइल में ईंधन होता है, ईंधन के साथ बूस्टर लगते हैं। बूस्टर जो होता है स्पीड बढ़ाने के लिए यूज होता है, डिस्टेंस बढ़ाने के लिए, मारक क्षमता बढ़ाने के लिए बूस्टर यूज होता था। इससे पहले हम लोग जो होता है विदेश से मंगाते थे, रसिया से मंगाते थे और देशों से मंगाते थे। अब बूस्टर जो होता है वो स्वदेशी हो गया है। तो इसमें हम लोग जो है आत्मनिर्भरता जो है प्राप्त कर लिए हैं। जो मिसाइल बनी है उसका नाम है ब्राह्मोस मिसाइल जो है ये है ब्राह्मोस मिसाइल जो होता है ये किस तरह की मिसाइल है? सुपरसोनिक, एक तो सुपरसोनिक है, हाइपरसोनिक क्या है? ये क्रूज मिसाइल, एक तरह से क्रूज मिसाइल है। क्रूज में आप रख के जो है उससे यहाँ से इसको फायर कर सकते हैं। इसकी मारक क्षमता लगभग जो होता है 290 जो है शुरू वाले में थी,
एक तो अब इसका सेकंड वर्जन भी बन गया है, एक ब्राह्मोस 1 है, ब्राह्मोस 2 भी बन चुका है। जो पहला वाला था उसकी मारक क्षमता थी 290 किलोमीटर, और इसको जो है ब्राह्मोस जो होता है इसको दो लोगों ने मिलकर बनाया, रसिया ने मिलकर बनाया और भारत ने मिलकर इस मिसाइल का विकास किया। रूस के साथ मिलकर भारत वालों ने ब्राह्मोस मिसाइल का विकास किया है। तो यही मिसाइल है जिसका परीक्षण किया। अग्नि 5 जो होता है ये बहुत एंटी अंतर महाद्वीपीय बैलिस्टिक मिसाइल है। यहाँ से फेंकोगे तो बहुत दूर तक जाती है। ये कम से कम इसकी 5000 किलोमीटर मारक क्षमता, 5 का मतलब होता है बी इसका नाम है, तो इसी से रिलेट करता है कि 5K यानी मिनिमम जो होता है कम से कम जो है 5000 ही मारती है, 5000 से ऊपर तक जाती है इसकी मारक क्षमता। पृथ्वी जो है, पृथ्वी मिसाइल जो है कम दूरी वाली मिसाइल है जो सतह से सतह पे मार करती है। यहाँ से फेंकोगे ऐसे मारती है। प्रहार भी जो होता है ये भी छोटी दूरी की सतह से सतह मार करने वाली मिसाइल है। इसको आप जो है ट्रक पे लाद लीजिए और उठा के ले जाके चले जाइए और फेंकना शुरू कर दीजिए, मारना शुरू कर दीजिए। तो ये सब सारा चीज़ रहा, लेकिन जो हमारा स्वदेशी बूस्टर जिसमें हम लोगों ने आत्मनिर्भरता प्राप्त की है वो है ब्राह्मोस मिसाइल। फिर आ जाइए 7वें क्वेश्चन पे कि आवागमन सुविधा में अभिवृद्धि, आर्थिक समृद्धि और पर्यटन के विकास के लिए 4 लेन का रामबन पुल का निर्माण हाल ही में किस राज्य में किया गया? आप लोगों ने रामबन डिस्ट्रिक्ट का नाम सुना होगा, जम्मू कश्मीर के रामबन जिला, रामबन शहर। जी हाँ, वही है। रामबन जो होता है ये जम्मू कश्मीर में स्थित है। वहाँ पे 4 लेन का ये पुल बनाया गया। ये वाला पुल जो है 2 लेन था, इसको और जो है 4 लेन का कर दिया गया। यहीं से होके जो है ये अमरनाथ जो भी अमरनाथ की यात्रा पे जाते हैं उनके लिए काफ़ी जो है सुविधाजनक इससे हो जाएगा। पहले बहुत ज़्यादा जाम लगता था, तो इस लेन के बनने से, इस पुल के बनने से अभी जाम में छुटकारा मिल गया। और ये जो पुल बना हुआ है ये कहाँ पे बना हुआ है? जम्मू कश्मीर में बना हुआ। फिर आ जाइए कि सुनामी के बारे में जागरूकता के प्रचार प्रसार को बढ़ाने तथा देश में आने वाली आपदाओं के प्रति लेकर तैयारी के लिए जागरूकता करने के लिए विश्व सुनामी जागरूकता दिवस यानी वर्ल्ड सुनामी अवेयरनेस डे प्रत्येक वर्ष कब मनाया जाता है? 1 नवंबर को, 3 नवंबर को, 5 नवंबर को या 7 नवंबर को? सुनामी की स्पेलिंग याद करके जाइएगा, हो सकता है जनरल इंग्लिश में पूछ ले, तो आप साथ से यस से मत शुरू कर दीजिएगा, टी इसमें साइलेंट है। तो वर्ल्ड सुनामी डे अवेयरनेस लाने के लिए विश्व में सुनामी, आप लोग जानते हैं जब समुद्र में जो होता है समुद्र की लहरें बहुत ऊपर उठने लगती है। पहली चीज़ तो सुनामी जो है जापानी भाषा का शब्द है, एक चीज़ जापानी भाषा का शब्द है जिसका मतलब होता है समुद्री लहरें। अगर जो ये समुद्र है और समुद्र के नीचे अगर किसी तरह से कोई हलचल हो गई, प्लेट टेक्टोनिक्स की कोई हलचल हो गई, प्लेट टेक्टोनिक्स आपस में इधर उधर टकरा गए या खिसक गए, ज्वालामुखी उद्गार हो जाए या इसके नीचे कोई भूकंप आ जाए, तो जो पानी होती है ना, सतह की जो लहरें होती हैं, जो समुद्र का पानी होता है वो उठ जाती हैं, तरंगे बना लेती हैं। और जब ये आके तट पे लहराती हैं तो काफ़ी ऊंची तरंगे हो जाती हैं। तो जितने भी तटीय क्षेत्र होते हैं वो सारा का सारा तहस नहस कर देती हैं। 2004 में इंडियन ओशियन में, हिंद महासागर में बहुत बड़ी सुनामी आई थी। पूरा भारत का जितना भी तटीय क्षेत्र था, अंडमान निकोबार और इधर का पूरा हिस्सा, आंध्र प्रदेश से लेकर तमिलनाडु तक, सब कुछ सब तहस नहस हो गया था। और ऐसी सुनामी जापान में भी कई बार आ चुकी है। तो जो सुनामी से लड़ने के लिए, उससे जागरूकता लाने के लिए लोगों में, जो भी तटीय क्षेत्र में सबसे ज़्यादा खतरा तटीय क्षेत्र में रहने वालों का था, जो महाद्वीप में रहते हैं उनके लिए, महाद्वीप कह रहे हैं, जो द्वीपों पे रहते हैं उनके लिए बहुत ज़्यादा खतरा है, क्योंकि कभी भी आ सकती है और आ जाएगी तो पूरा वो साफ कर जाती है। बहुत ऊंची तरंगें उठती हैं और पूरी पानी में बहा ले जाती है, समुद्रों में समेट ले जाती हैं। तो उसके प्रति जागरूकता लाने के लिए क्या करना है, क्या तैयारी करनी है, किस स्थिति में क्या होता है, तो उस जागरूकता लाने के लिए हर साल 5 नवंबर को अंतर्राष्ट्रीय सुनामी अवेयरनेस डे यानी जागरूकता दिवस मनाया जाता है। इसको नोट कर लीजिएगा। फिर आ जाइए कि विश्व का पहला आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस सुरक्षा शिखर सम्मेलन, अभी हम लोग इसकी चर्चा कर चुके हैं। ब्लेचली पार्क डिक्लेरेशन वाली बात हम लोगों ने कर लिया है, ब्लेचली डिक्लेरेशन की बात कर ली है। पहली बार किया गया है कि वर्ल्ड्स फर्स्ट आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस समिट का, सिक्योरिटी समिट का आयोजन हाल ही में कहाँ पे किया गया? हम लोगों ने कहा ना, ब्रिटेन में किया गया है। ऋषि सुनाक जो है वहाँ के पीएम है, उन्हीं के द्वारा इसकी शुरुआत की गई थी। 1 से लेकर 2 नवंबर तक ये चला था। आ जाइए आज की इस वीडियो के अंतिम क्वेश्चन पे कि भारत के निर्वाचन आयोग इलेक्शन कमीशन पे दूसरा क्वेश्चन आ गया। इससे पहले तो इन्होंने जो है शिक्षा मंत्रालय के साथ समझौता किया है कि जागरूकता लाने के लिए, बच्चों को पढ़ाने के लिए, उसके लिए किया। और अब जो है एक और चीज़ आ गई कि उम्मीदवारों और चुनाव प्रबंधन के लिए हाल ही में निम्नलिखित में से किस मोबाइल ऐप को इसने लॉन्च किया है? एनकोर मोबाइल ऐप, इलेक्ट मोबाइल ऐप, इलेक्शन इंडिया मोबाइल ऐप, या फिर जो होता है जागरूक भारत। तो अभी जो इन्होंने लॉन्च किया उसका नाम है एनकोर मोबाइल ऐप। और ये किस लिए लॉन्च किया गया? उम्मीदवारों तथा चुनाव प्रबंधन के लिए ईसीआई ने, इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया ने एनकोर मोबाइल ऐप को लॉन्च किया। इनकी एक और ऐप, इन्होंने कई सारे ऐप लॉन्च किए। एक तो कैंडिडेट सुविधा करके नाम है, एक सबसे ज़्यादा इनका चलता है सी विजिल करके एक ऐप इन्होंने
भी बनाया, ईसीआई वालों ने बनाया, कोई पैसा मांगता है या देता है तो आप इस पर शिकायत कर सकते हो सी विजिल पे। और एनकोर जो है इन्होंने उम्मीदवारों के और चुनावी प्रबंधन के लिए बनाएगा। तो आज का वीडियो यहीं पे समाप्त होता है। अगर आप लोगों को ये वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करिएगा।